तो दोस्तों ये है आलस्य का मनोविज्ञान वीडियो बुक पार्ट 3। हम हैं चैप्टर नंबर 5 पर, गोल कैसे सेट करें। हमें व्हाट और हाउ तो पता है लेकिन व्हाई नहीं पता। व्हाट का मतलब क्या करना है, हाउ का मतलब कैसे करना है, लेकिन व्हाई का मतलब क्यों करना है यह नहीं पता है। वक्त कितना एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा टाइम की कीमत क्या है, यह कीमती वक्त जा कहाँ रहा है। इस कीमती वक्त में कुछ करने के लिए अपने अंदर एनर्जी और मोटिवेशन कैसे रखें। अब आपके दिमाग के अंदर यह होना चाहिए कि इस वक्त में क्या करूं, यानी वक्त मिल गया, हथियार समझ लिया, अब लड़ना किस चीज़ के लिए है। जिंदगी के गोल क्या है, सपने क्या है, शुरुआत कैसे करें, कैसे काम करें, लगातार उस काम को कैसे करें। जैसा मैंने पहले बताया था, केवल ज्ञान लेना सब कुछ नहीं है। ज्ञान पहली स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसे अप्लाई कैसे करना है। लेखक लियोनार्डो दा विंची ने कहा था, सिंप्लीफाई इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, जिसका मतलब है साधारणता ही परम परिष्कार है। किसी भी व्यक्ति को जिस चीज़ में जितना एक्सपीरियंस होता है वह उतना ही चीज़ों को सिंपल करता है। सबसे प्रभावकारी व्यक्ति वह होता है जो अपने नॉलेज को सिंपल करके लोगों को समझा देता है। और बातों को सिंपल करके समझाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है और सिंपल आउटपुट देना एक बड़ा काम भी होता है। मुश्किल चीज़ें बाद में करना, पहले मुश्किल चीज़ों को कम करने के लिए सिंपल चीज़ें कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात बताई गई है, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मुश्किल चीज़ें बाद में करना, पहले मुश्किल चीज़ों को कम करने के लिए सिंपल चीज़ें कर लेना चाहिए। और गोल को सेट करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप सब रिलेट कर पाओगे। यह पूरा फार्मूला आप अपने किसी भी गोल को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हर गोल, आपका कितना भी बड़ा गोल हो, चाहे वह पूरी लाइफ का गोल हो या फिर आने वाले 1 साल का, इस फॉर्मूले से उसे अचीव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सोचो, कोई भी मूवी बनती है तो सबसे पहले एक थॉट आता है, एक विचार होता है, फिर वो थॉट, वो इमेजिनेशन, वो सारी बातें जो दिमाग में चल रही है उसे सही तरीके से टेक्स्ट में लिखा जाता है, जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं। डायलॉग लिखे जाते हैं, प्रॉपर लाइन लिखी जाती है, फिर स्क्रीन प्ले लिखे जाते हैं। अब शूट करते वक्त कैमरा कहाँ होगा, हर एक सेकंड लिखा जाता है। इस वक्त एक्टर कहाँ होगा, क्या डायलॉग होगा, क्या फील देना है, इस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चल रहा होगा, म्यूजिक के अकॉर्डिंग क्या फील देना है, उसी के अकॉर्डिंग कैमरा मूवमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग एक्टिंग होती है। बहुत सारी मूवी में डायलॉग अलग स्टूडियो में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे डबिंग कहते हैं, नहीं तो मूवी में वहीं पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। वीडियो में यानी जो थॉट आया था, अब वो टेक्स्ट से वीडियो फॉर्म में आ चुके हैं और बेस्ट शॉट जोड़ जोड़ कर मूवी बनाई जाती है, जिससे देखने लायक आउटपुट बन जाता है। देखो दोस्तों, गोल अचीव करने का कितना आसान तरीका बता दिया गया है। आप भी अपने गोल को इसी तरह अचीव कर सकते हो। सबसे पहले एक थॉट आया, फिर टेक्स्ट, फिर वीडियो, फिर ऑडियो, फिर म्यूजिक, फिर इन सब को मिला करके एक आउटपुट बना दिया गया, एक गोल अचीव हो गया। जैसे एक मूवी का डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट, उस स्टोरी के बेस पर एक्टर से एक्टिंग करवाता है, कैमरे के सामने उस प्रोजेक्ट को करने के लिए कहता है, तो आपको भी अपने मन को एक्टर समझकर और खुद को डायरेक्टर समझकर वह चीज करनी है जो आपने अपने गोल में लिखी। आपका मन एक्टर है और आप डायरेक्टर हो, और हर मूवी में डायरेक्टर की चलती है, एक्टर की नहीं चलती। इसी तरह आप अपने मन की मत चलने दो, आप अपने मन को खुद चलाइए, वरना मूवी बिगड़ जाएगी, आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी। जब हम अपने गोल को छोटे छोटे गोल में बांट देते हैं तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है कि पहले कौन सा गोल अचीव करना है, और उस वक्त उसी काम पर फोकस रहता है। जैसे एक मूवी बनाने के लिए कितनी चीज़ों को मिलाकर मूवी बनती है, तो इसी तरह हमारी लाइफ के गोल भी बहुत सी चीज़ों को मिलाकर अचीव करते हैं। हमें छोटे छोटे गोल बनाकर रखना है और उसका टाइम फिक्स कर देना कि कितने टाइम में यह एक छोटा गोल अचीव करना है। आप अपने गोल को सूक्ष्म से सूक्ष्म टुकड़ों में बांटोगे तो उस काम में क्वालिटी और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे एक मूवी बनाने का एक माइक्रो गोल है शूट करना, तो शूट करने का भी एक माइक्रो गोल है कैमरा सेटअप करना, तो पहले कैमरा सेटअप करेंगे। इसी तरह एक्टिंग का भी एक माइक्रो गोल है, फेस एक्सप्रेशन, वॉइस, डायलॉग याद करना, बॉडी लैंग्वेज इत्यादि। इस तरह आप माइक्रो गोल को बनाकर उसको पेपर में लिख सकते हो। पेपर वर्क करने से आपके माइंड को एक गजब की डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर एक बहुत ही गजब की बात बोली गई है, आपको ज़्यादा आलस अगर आ रही है तो आपको माइक्रो गोल को पेपर में लिखना है। यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि यह तो मैं याद कर लूँगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इससे जो क्लैरिटी और क्वालिटी आएगी उसको अचीव करने के लिए कितना भी बड़ा थिंकर आ जाए वह नहीं अचीव कर सकता, क्योंकि पेपर वर्क एक बहुत बड़ा आर्ट है। 1 या 2 दिन का गोल सेट करो और जो 1 दिन का माइक्रो गोल है उसको पेपर में लिखो। अब आप यहाँ पर यह बोलोगे 1 दिन क्या करना है, यह तो ऐसे ही याद रह जाएगा। लेकिन नहीं, आपको याद तो रह जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी और क्लैरिटी आएगी बिना लिखे आप कभी नहीं ला पाओगे।
आप हर शाम को सुबह के लिए माइक्रो गोल लिख कर रख दो कि मुझे 1 घंटे में इतना काम करना है और 14 घंटे में इतना काम कंप्लीट करना है। इससे आप 14 घंटे काम कर पाओगे और वह रिजल्ट दे पाओगे जो 1 हफ्ते में भी नहीं दे पा रहे थे। अब है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग से आप वह निकाल सकते हो जो आप सोच कर और लिख कर भी नहीं निकाल सकते। अगर आपने पहले कभी माइंड मैपिंग नहीं देखी है तो यह देख लो। एक पेपर पर हमारे गोल को अचीव करने का एक रास्ता, एक मैप बनाते हैं जिसे माइंड मैपिंग कहते हैं। ऑथर के हिसाब से माइंड मैपिंग से अच्छी कोई स्किल्स हो नहीं सकती। इस दुनिया में इमेजिनेशन और साइंस दोनों होनी चाहिए, तभी यह दुनिया अच्छे से चलेगी। कोई व्यक्ति इमेजिनेशन में अच्छा होता है पर मैथ्स में अच्छा नहीं होता, कोई व्यक्ति मैथ्स में अच्छा होता है पर इमेजिनेशन में अच्छा नहीं होता, और जो इन दोनों का बैलेंस बनाकर चलता है वह अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहा होता है। माइंड मैपिंग करना पेपर में लिखने से कहीं ज़्यादा मज़ेदार होता है, क्योंकि इसमें आपके दिमाग को मज़ा आता है और पेपर पर लिखने में आपका दिमाग अलग अलग चीज़ों पर भागता है और आप डिस्टर्ब हो जाते हो। राइटिंग में क्या होता है, पहले हम सोचते हैं फिर लिखते हैं। अगर हम बिना सोचे लिखने बैठ जाएं तो हमारा माइंड केवल हमें वही देगा जो हमें याद है, लेकिन जब हमारा गोल हम सोचने के बाद लिखते हैं तब हमारा माइंड हमें वह देता है जो हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, क्योंकि हमारा माइंड क्रिएटर है, चीज़ों को नए तरीके से क्रिएट करके बताता है। लेकिन जब हम माइंड मैपिंग करते हैं तब हम लिखने और सोचने दोनों से ज़्यादा अच्छी और नई तकनीक का इजाद करते हैं, जिससे हमारा गोल कम समय में अचीव हो जाता है। माइंड मैपिंग वह तकनीक है जिससे आप अपनी सोच को एक चित्र में बदलते हो, क्योंकि हमारा दिमाग लिखी हुई चीज़ों से ज़्यादा चित्रों को समझ पाता है। अब है चैप्टर नंबर 6, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। किसी भी काम को शुरू न करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? एक तो आप उस काम को बहुत ज़्यादा टालते हो, यानी आप केवल उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। दूसरा यह कि आपको कभी भी उसे जल्दी करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से क्या क्या होता है? ज़्यादा सोचने से नींद आने लगती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, काम करने की एनर्जी नहीं बचती है। जब हमें यह पता चलता है कि हम ज़्यादा सोच रहे हैं तब हम उस ज़्यादा सोचने को कम करने की कोशिश करते हैं कि मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा। फिर हम और ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और फिर एक लूप बन जाता है सोचने का, और उस लूप में हम फंस जाते हैं। हम यह सोचते हैं कि इस ओवर थिंकिंग को अपने दिमाग के अंदर ही अंदर सोच कर ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इसका सॉल्यूशन सुनो। मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूँ जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। पहला तो यह कि हम यह सोचते हैं कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है। जो हम लगातार सोचते हैं उसे ओवर थिंकिंग में गिना जाता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तब हम यह सोचते हैं कि यार मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमको नहीं लगता कि हम ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन हमारी एनर्जी दोनों टाइम कंज्यूम हो रही है। इससे अच्छा है कि हम जो एनर्जी सोचने में व्यर्थ कर रहे हैं उसे स्टार्ट करने में लगा दें, कुछ काम करने में लगा दें, जिससे हमारी ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। और दूसरा यह कि आप अपने आप को खुद एक विचार मत समझो। विचार तो आपके दिमाग के अंदर चल रहा है, उस विचार से अलग हो जाइए और अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या यह सोचना अभी ज़रूरी है? क्या मैं इसे बाद में सोच सकता हूँ? क्या मुझे अभी जो ज़रूरी है वह काम करना चाहिए? क्या यह सोचने से मेरा गोल अचीव हो जाएगा या फिर मैं जो करूँगा उससे अचीव होगा? सोचने के लिए 1-2 घंटा अलग से डिसाइड कर लीजिए कि इस समय केवल मैं सोचूंगा ही, बाकी समय केवल काम करूँगा। सवाल करने से हर बार आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी और सवाल करने वाला ही डायरेक्शन जानता है। तीसरा है, हम किसी भी काम की शुरुआत क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम इंतज़ार करते हैं परफेक्शन का, यानी हम चाहते हैं कि शुरुआत अच्छे से हो, जब बिल्कुल सही रहेगा तब शुरुआत करूँगा। इससे अच्छा है जैसा भी हो, बेकार हो, शुरुआत कर देनी चाहिए। बाद में क्या होता है? बाद में कुछ नहीं होता। बाद में मतलब कभी नहीं। इसके ऊपर ऑथर ने एक कहानी बताई है। एक मशहूर जादूगर को एक चैलेंज दिया गया। वह अपने काम में इतना परफेक्ट था कि वह कोई सा भी ताला खोल सकता था। उसे पानी में डाला गया। उसे एक बॉक्स का ताला खोलकर बाहर आना था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। बहुत से लोगों के सामने उसे एक चेम्बर में बंद करके पानी में उतारा गया। उसने अपनी जेब से एक तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश करने लगा। समय बीतता गया और उसकी सांस फूलने लगी। उसने पूरी जान लगा दी, पूरा दिमाग लगा दिया, लेकिन ताला नहीं खुला। आखिरकार हार मानकर उसने इमरजेंसी रिंग बजा दी। जब चेम्बर को बाहर निकाला गया तो शर्म के मारे उसकी नज़र झुकी हुई थी। जैसे ही उसने चेम्बर का गेट पकड़ा, वह ताला खुल गया। उसे एहसास हुआ कि ताला बंद था ही नहीं। वह हैरान था कि यह बात उसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आई।
वह व्यक्ति लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में इतना बिजी हो गया कि उसे याद ही नहीं था कि बॉक्स का लॉक लगा ही नहीं है। इससे एक लेसन सीखने को मिलता है कि हम कई बार बेवजह दिमाग लगाते रहते हैं और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, जबकि वास्तव में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। हम आसपास के लोगों से बार बार सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वीडियोज में देखते हैं कि बिजी रहना चाहिए, बिजी रहना अच्छा है। इसको एक ट्रेंड बना दिया गया है कि एक्शन लो, एक्शन नहीं लोगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। बिजी रहना एक अच्छा स्टेटस है, हर कोई पाना चाहता है, लेकिन जिस चीज़ को करने में बिजी हो या जिसके लिए ओवर थिंकिंग किए जा रहे हो, क्या वह वाकई में ज़रूरी है? आपकी सक्सेस या गोल को अचीव करने के लिए क्या वह वास्तव में ज़रूरी है? उस व्यक्ति ने चैम्बर के लॉक को खोलने में, लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में और खुद को अच्छा साबित करने में कैसे लॉक खुलेगा, इन सब में बिजी हो गया। उसके दिमाग में एक पल के लिए भी यह नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो लॉक हो ही ना। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अब भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम ठहर कर नहीं सोच रहे हैं कि हम क्यों सोच रहे हैं। जब आप यह सवाल करोगे कि हम क्यों सोच रहे हैं ज़्यादा, तब आपका दिमाग रुक जाएगा। आप सोच कर देखो कोई भी बात, वाकई में आप क्यों सोच रहे हो। आपकी फालतू की थिंकिंग बंद हो जाएगी। जिस तरह से हमने पहले जाना, हमारा ध्यान ही नहीं है कि हमारा ध्यान कहाँ है। कई बार क्या होता है कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए जिस चीज़ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर हम जो काम कर रहे हैं, या तो वह बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है कि हम अगर इसके अलावा जो हमारे गोल से रिलेटेड जो मेन चीज़ है, अगर हम उस चीज़ पर फोकस करें तो हम आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। नहीं तो हम सोचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, कुछ अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उससे रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट चीज़ को छोड़कर जो इतनी काम की नहीं है उस पर ध्यान लगा रहे हैं। केवल हम एवरेज रिजल्ट ही निकाल पाएंगे। इसके बजाय हमको जो हमारे गोल हैं उसमें जो मेन चीज़ है उस पर ही फोकस किया जाए, और जो हमने मेन चीज़ निकाली है उसके अंदर भी केवल 1% चीज़ जो काम की है उसी को करने से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखो, एक तो जो हमारा गोल है जो इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट में भी जो इम्पोर्टेंट है, और उसके अंदर भी जो एक इम्पोर्टेंट है उसी को करना चाहिए, जिससे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बाकी सब काम दूसरे को सौंप दो या फिर फ्री टाइम में करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप अपनी सोच पर 100% पकड़ तो नहीं बना सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी को सोचो। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वह जो चाहते हैं वही सोचते हैं। उन्होंने अपनी सोच पर इतना कंट्रोल किया हुआ है, उनके दिमाग में कोई फालतू के थॉट नहीं आते। एक जो वह चाहते हैं, बाकी सब बकवास चला हुआ है। मैं समझता हूँ कि कहीं जगह पर ओवर थिंकिंग जरूरी है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक। जैसे आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो 5-6 दिन सोचकर 6ठे दिन काम पर लग जाओ, नहीं तो सोचते रहने से कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। आयरन मैन मूवी का डायलॉग है कि हमें कई बार चलना सीखने से पहले दौड़ना पड़ता है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक के ऑथर डेनियल कन्हेमन कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा सोचकर डिसीजन लेकर और फिर उसे बहुत जल्दी मत बदलो, बल्कि आप बहुत जल्दी डिसीजन लेकर उसे धीरे धीरे बदलो। अब है चैप्टर नंबर 7, जरूरत। अब तक जितनी भी खोजें हुई है वह करनी नहीं पड़ी, यानी कि उसकी खोज करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। वैज्ञानिक ने किसी भी खोज को इसलिए किया है क्योंकि उसकी जरूरत थी। अगर जरूरत ना हो तो कोई भी खोज पॉसिबल नहीं होती। जरूरत इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है, जितना वह जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता। इसी वजह से मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग ज़्यादा मिलेंगे जो आज सक्सेसफुल है, क्योंकि उसकी गरीबी वजह थी। उसको ज़रूरत थी मेहनत करने की, उसको ज़रूरत थी अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने की। आपको भी आपके लक्ष्य के साथ में कोई वजह जोड़नी है। आपके हर गोल में आपकी लाइफ की ज़रूरत सेट करो, उसके पीछे इतनी बड़ी वजह लगा दो, फिर वह गोल आपको गोल नहीं इमरजेंसी लगे। बस उस गोल को पूरा करने के लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा एक आसान ऑप्शन, जैसे किसी काम को न करने का या उसे बाद में करने का रास्ता खोजता रहता है। जैसे वह वाली कहानी, राजा ने नदी का पुल जलाकर पड़ोसी राज्य को हरा दिया, क्योंकि सैनिकों के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा था। हम तब तक एक्शन नहीं लेते हैं जब तक इमरजेंसी नहीं आ जाती, फिर हमारे पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, वह सब फालतू है। इसीलिए कहा गया है, हमको नॉलेज लेना इमरजेंसी नहीं लगता, एक्सरसाइज करना इमरजेंसी नहीं लगता, शेविंग करना इमरजेंसी नहीं लगता, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है यह सब इमरजेंसी बन जाता है। इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशन को आने ही नहीं देना चाहिए। इसके लिए पहले से ही यह काम करना चाहिए और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।